Good morning, student. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start e-lecture on inverting amplifier with feedback using operational amplifier, or you can say it is voltage shunt feedback amplifier. In previous lectures, I tell about the properties, parameters, block diagrams, and open loop configurations of operational amplifier. But now we start the feedback concept in op-amps. So first of all, I starts with the linear and non-linear concepts of a device. कोई डिवाइस लीनियर कब होगा? जब उसका रिस्पॉन्स ग्राफिकली अगर प्लॉट करे तो एक लाइन फॉर्म में आए, लीनियर हो, सीधा रिस्पॉन्स हो, यानी ग्राफ पे प्लॉट करे तो एक लाइन बने, लाइन सेगमेंट बने. और नॉन लीनियर कब होगा? जब ग्राफ पैराबोला टाइप का हो या फिर सीधी लाइन में नहीं होके कोई दूसरी शेप में हो. फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x, ये एक लीनियर रिस्पॉन्स होगा. और y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर या फिर y इक्वल्स टू 3x क्यूब, ये नॉन लीनियर रिस्पॉन्स होगा. सीधे शब्दों में बात करते हैं, कोई भी डिवाइस लीनियर होगा अगर उसका इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर हो, और कोई डिवाइस नॉन लीनियर होगा अगर उसका इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो. सो op-amp कैन बी यूज इन बोथ मोड, लीनियर एंड नॉन लीनियर एप्लीकेशंस. लीनियर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर और इसी तरीके की कई एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है. अब बात करते हैं फीडबैक की. फीडबैक इज़ द प्रोसेस अंडर विच वी अप्लाई सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट टू द इनपुट टर्मिनल. आउटपुट से कुछ फ्रैक्शन या पूरा का पूरा पार्ट अगर इनपुट पे अप्लाई किया जाता है तो उसको फीडबैक कहते हैं. फीडबैक दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक. अगर फीडबैक अप्लाई करने से ओवरऑल गेन बढ़ता है तो पॉजिटिव फीडबैक, और अगर फीडबैक अप्लाई करने पे सिस्टम या डिवाइस का ओवरऑल गेन रिड्यूस होता है, कम होता है, तो नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा. यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कैसे अप्लाई करेंगे? आउटपुट से किसी रजिस्टर के थ्रू इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और अगर नेगेटिवली फीड करना है तो उसको सीधी सी बात है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इनपुट टर्मिनल ऑप एम्प का, उस पर अप्लाई करेंगे. और किसी भी एम्पलीफायर के केस में, ख़ास तौर से किसी भी एम्पलीफिकेशन पर्पज़ से जो फीडबैक अप्लाई किया जाता है वो नेगेटिव होता है. ऑसिलेशन के केस में पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे आउटपुट से अगर इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहेंगे. और नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज भी होते हैं. गेन भले ही रिड्यूस हो जाए पर सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बढ़ता है, बैंडविड्थ बढ़ती है, और एक लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को op-amp एम्पलीफाई कर सकता है, नॉइज़ रिड्यूस होती है. तो ये सारे इसके एडवांटेज होते हैं नेगेटिव फीडबैक के. अब नेगेटिव फीडबैक का यूज करके op-amp को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक, डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर विद फीडबैक, इस तरीके से यूज किया जा सकता है. अब बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर. सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट अगर पिन नंबर सेकंड यानी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया जाता है, और फीडबैक भी बिकॉज नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो तो पिन नंबर सेकंड यानी इन्वर्टिंग नेगेटिव वाली पिन पे ही अप्लाई होगा. और इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट इज़ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक और विद फीडबैक, या फिर इसको कहेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर. तो इसका सर्किट डायग्राम होगा, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आप.
इनपुट अप्लाई किया है पिन नंबर सेकंड पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, और फीडबैक भी दिया है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे थ्रू RF, और R1 के थ्रू इनपुट अप्लाई किया है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक का होगा। अब बात करते हैं इनपुट अप्लाई किया वो R1 रजिस्टर के थ्रू किया है, और जो फीडबैक अप्लाई किया वो RF रजिस्टर के थ्रू किया है। अब देखते हैं वर्किंग की, कैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वर्किंग ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आई टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द इनपुट टर्मिनल एंड जीरो डिफरेंशियल वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप-एम्प। सो करंट इनपुट टर्मिनल पे फ्लो नहीं होगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए। एक थ्योरेटिकल वे से, थ्योरेटिकल वे में करंट इनपुट टर्मिनल पे यानी पिन नंबर 2 से और RI रेजिस्टेंस से होती हुई पास नहीं होगी करंट, जीरो करंट इनपुट टर्मिनल से फ्लो होगी, या मैं कहूँ करंट इनपुट टर्मिनल से पिन नंबर 2 से अंदर की तरफ फ्लो नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आइडियल ऑप-एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकली भी इसकी वैल्यू वेरी वेरी हाई होती है। सो देयर विल बी ओनली नेग्लिजिबल, या फिर मैं कहूँ स्मॉल, वेरी स्मॉल करंट विल फ्लो थ्रू द इनपुट टर्मिनल टू इनपुट रेजिस्टेंस एंड विल पास थ्रू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल 3 टू ग्राउंड, यानी नेग्लिजिबल करंट ऑप-एम्प के अंदर फ्लो होगी, पिन नंबर 2 से फ्लो होगी, यानी मैं कहूँ कि करंट फ्लो ही नहीं होगी। दूसरी भाषा में मैं बात करूँ, बिकॉज वर्चुअल ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स दोनों सेम पोटेंशियल पर अगर है, ऐसा अगर मैं मानता हूँ, तो उस केस में जब करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और अगर दो पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो उनके बिटवीन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है V1 और V2, दोनों की वैल्यू सेम है, तो जो करंट का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाय R, और V है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 माइनस V2, दोनों 3 वोल्ट पे तो 3 माइनस 3 अपॉन रजिस्टेंस। तो इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो दोनों कॉन्सेप्ट है करंट नहीं फ्लो होने के। फर्स्ट वन इज इनपुट इम्पिडेंस टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और दूसरी बात करूं वर्चुअल ग्राउंड की, यानी पिन नंबर 3 अगर ग्राउंड से कनेक्ट है तो पिन नंबर 2 भी वर्चुअली ग्राउंड से कनेक्ट होगी। वर्चुअली मतलब इफेक्टिवली, फिजिकली दिखेगी नहीं, इफेक्टिवली पिन नंबर 3 पे जितना वोल्टेज है, यानी 0 वोल्ट है तो पिन नंबर 2 पे भी 0 वोल्ट होगा, और जब दोनों पोटेंशियल सेम है तो उनके बिटवीन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सेकंड जो कॉन्सेप्ट होता है वोल्टेज का, वोल्टेज की बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे सेम वोल्टेज रहेगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। इसको भी दो तरीके से देख सकते हैं। देखिए, यस, VID का जो फॉर्मूला होता है, VID इक्वल्स टू V0 अपॉन A। यहाँ नीचे देखिए, VID इक्वल्स टू V0 अपॉन A, और A है ओपन लूप गेन जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और V0 में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी VID 0 होगा। और VID V1 माइनस V2 का डिफरेंस होता है, यानी V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से V1 इक्वल्स टू V2। सो वी कैन से बोथ टर्मिनल इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आइडियल केस में सेम पोटेंशियल पर होंगे, और प्रैक्टिकली उनका जो वोल्टेज जितना क्लोज होगा, जितना सेम होगा, उतना ही सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करेगा, उतनी अच्छी इनपुट टर्मिनल्स की मैचिंग होगी और नॉइज सप्रेस हो पाएगी। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट होता है कि इनपुट वोल्टेज VID ऑलवेज 0 होगा, यानी दोनों टर्मिनल्स पे सेम वोल्टेज अप्लाई होगा, और इनपुट टर्मिनल्स के बिटवीन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी।
यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल, फिर इनपुट रेजिस्टेंस, फिर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, ये जो पाथ है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और ये इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के एनालिसिस में इनका कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो इसको वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। यानी पिन नंबर 3 को अपने, मान लीजिए पिन नंबर 3 को आपने ग्राउंड किया है, 0 वोल्ट है। पिन नंबर 2 को आपने ग्राउंड नहीं किया है लेकिन फिर भी 0 वोल्ट है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वी आई डी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए, क्योंकि ए की क्या वैल्यू होती है, वी नॉट अपॉन वी आई डी। ए की क्या वैल्यू होती है, वी नॉट अपॉन वी आई डी। तो वी आई डी की क्या वैल्यू हो जाएगी, वी नॉट अपॉन ए, और ए होता है इनफाइनेट। यानी इनफाइनेट का वी नॉट में भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी वी आई डी 0 होगी। और अगर वी आई डी 0 है तो वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू 0। वी आई डी होता है वी वन माइनस वी टू इक्वल्स टू 0, यानी वी वन इक्वल्स टू वी टू। तो अगर वी वन यहाँ पे वोल्टेज पिन नंबर 3 के अक्रॉस है और वी टू वोल्टेज पिन नंबर 2 के अक्रॉस है। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 वोल्ट है तो वर्चुअली, यानी वर्चुअली बोले तो इफेक्टिवली पिन नंबर 2 पे भी उतना ही वोल्टेज होगा। आगे बात करते हैं वर्चुअल अर्थ या वर्चुअल ग्राउंड, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए वी इन आपने अप्लाई किया है, तो वी इन के थ्रू जो करंट फ्लो हुई वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, देख लीजिए डायग्राम में। अब ये R1 और RF है, ये सीरीज रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज कनेक्शन हो गए, क्योंकि पिन नंबर 2 से इनपुट रेजिस्टेंस और पिन नंबर 3 पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी। तो जो सारी की सारी करंट है वो R1 से होती हुई RF को होती हुई आउटपुट टर्मिनल से या एनीवे आगे के जो सर्किटरी उससे पास हो जाएगी। तो इस केस में आप बात करते हैं कि R1 और R2 सीरीज में है, यानी सीरीज वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो यही इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट होगा। और वर्किंग कॉन्सेप्ट में आप ये सर्किट काम में ले सकते हैं, सभी एक जैसे सर्किट से। तो मैं बात करता हूँ इसी सर्किट में कि अब करंट जो होगी, अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL की बात करता हूँ तो इनपुट करंट यहाँ पे जो आ रही है, इनपुट करंट जो आ रही है दैट विल बी इक्वल टू करंट थ्रू V2 इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल प्लस करंट IF, ये वैल्यू होगी। और इसको कैलकुलेशन वाइज भी देख सकते हैं, आई इन इक्वल्स टू IF प्लस IB2। IB2 ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट फ्लो होती है। अगर IB2 जैसे मैंने बताया था इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, टेंस टू इन्फिनिटी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो IB2 की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसको अगर आप नेगलेक्ट कर देते हो तो आई इन इक्वल्स टू IF। और आई इन क्या होगा, फिर सर्किट देखते हैं। आई इन क्या होगा, इनपुट वोल्टेज वी इन माइनस वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी V2, वी इन माइनस V2 अपॉन R इन, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। और इसी तरीके से IF क्या होगी, V2 माइनस V नोट, आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो V नोट है, और इनपुट जो यहाँ से वोल्टेज है V2 माइनस V नोट अपॉन RF। तो KCL अप्लाई करेंगे इनपुट टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो जो V नोट अपॉन V इन का रेशियो होगा वो होगा माइनस RF अपॉन R1, और V नोट अपॉन V इन को अपन कहेंगे AF, नोटेशन दिया, यानी गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। सो इट इज़ द वोल्टेज गेन विद negative feedback or with feedback, or we can say it is the closed loop gain of the inverting amplifier, or it is the closed loop gain of voltage shunt feedback amplifier. Now there are some conclusions about inverting amplifier with feedback. First one is इनपुट अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट रिवर्स यानी 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होना चाहिए, जैसा कि इस इक्वेशन में साफ प्रतीत हो रहा है। AF क्या हुआ, माइनस RF अपॉन R1, यानी रेशियोज ऑफ बोथ रजिस्टर, बट माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट इनपुट एंड आउटपुट हैविंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सेकेंड कंक्लूजन आप देख सकते हैं
कि ए एफ यानी वोल्टेज गेन विद फीडबैक जो है, फीडबैक गेन है, उसको एक अप्रोप्रिएट या इच्छित वैल्यू पे सेट किया जा सकता है। जितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0 से कम, 0 से ज़्यादा, उसी तरीके से इसको सेट किया जा सकता है। आर एफ और आर वन की वैल्यू को उसी अकॉर्डिंग लेकर, यानी आर वन और आर एफ की जो प्रॉपर वैल्यू सेलेक्ट करके और गेन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। एक और नोटिंग पॉइंट है कि आर एफ की वैल्यू को नॉर्मली ज़्यादा लिया जाता है, आर वन की को कम लिया जाता है, लेकिन आर वन को इतना कम भी नहीं लेना चाहिए कि प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं हो। यानी आर वन अगर 10 किलो ओम लेते हैं तो आर एफ 100 किलो ओम लेते हैं, और आर वन को मोस्टली थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, बहुत लो नहीं करना चाहिए, आर एफ को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं लेना चाहिए। दूसरी भाषा में बात करूँ, डोंट मेक आर एफ टू हाई, डोंट मेक आर वन टू लो। आर वन आर एफ से कम होगा, या फिर आपको जहाँ एप्लीकेशंस में गेन कम रिक्वायर्ड है या 1 गेन रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से आर वन की वैल्यू को कई बार ज़्यादा भी ले लेते हैं आर एफ से। लेकिन नॉर्मली एम्पलीफायर के केस में आर वन कम होगा, आर एफ ज़्यादा होगा, लेकिन आर वन को इतना कम भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे ड्रॉबैक्स हो जाए, और आर एफ को इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे ड्रॉबैक्स हो जाए, जैसा इसमें मेंशन है। इसमें कई सर्किट्स मैंने बताए हैं, सभी के लॉजिक सेम है, सिर्फ समझाना, एक्सप्लेन करना इन सभी सर्किट्स का एम है। तो कोई भी एक या दो सर्किट आप एग्ज़ाम में रेफ़र कर सकते हैं और उससे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर एक और केस इसमें आर वन और आर एफ को सेम ले लिया जाए, उस केस में गेन -1 होगा। और ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा, यूनिटी गेन इन्वर्टर की तरह काम करेगा। दूसरी यूजफुल एप्लीकेशंस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की वो है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, और इसमें ये जो सर्किट होता है वो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर आप देख सकते हैं, इनपुट करंट एंड आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज प्राप्त होगा। थैंक यू।